हाँ जी बच्चों, जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के बारे में जानकारी ले रहे थे और कंडीशंस पढ़ रहे थे कि कौन कौन नहीं आ सकता, वो नीचे हम लोग पढ़ रहे थे। खैर उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी से समराइज करा देता हूँ कि कंपोजिशन स्कीम में क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सेक्शन 10 था। सेक्शन 10 बता रहा था पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन इन 8 स्टेट्स के लिए आपका 75 लाख का टर्नओवर था। टर्नओवर का मतलब सारी चीजें जुड़नी थी, टैक्सेबल भी, एग्जेम भी, एक्सपोर्ट भी, इंटर भी, इंट्रा भी। पूरे इंडिया में जितने आपके व्यापार हैं उस पैन नंबर से सबका टोटल करके लिमिट निकाली जाएगी। उसके बाद ये 3 चीजें आपने पढ़ी थी नहीं जुड़ेंगी। जीएसटी नहीं जुड़ेगा, इनवर्ड सप्लाई नहीं जुड़ेगी क्योंकि टर्नओवर की बात है, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी को कहीं पे डिपॉजिट कराते हैं या किसी को लोन देते हैं, बदले में ब्याज वगैरह मिल रहा है, तो ये नहीं जुड़ेगा, ये एग्जाम सर्विस नहीं जुड़ती। बाकी सारी एग्जाम चीजें भी जुड़ती हैं, यहां लिखा था। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि आखिर कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए क्या अलग चीजें हैं। तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसको क्या इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, अपनी जेब से देना है। रिसिपिएंट यानी जो कंपोजिशन स्कीम वाले से खरीदेगा वो आईटीसी बुक नहीं कर पाएगा। फोर्थ वाला, कंपोजिशन स्कीम वाला खुद भी आईटीसी बुक नहीं कर पाएगा। फिफ्थ वाला, कंपोजिशन स्कीम वाला बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पे, ऊपर तो बिल ऑफ सप्लाई लिखेगा, उसके बाद लिखेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। जो बिल देगा उसमें ये चीज लिख के बताएगा। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि हर एक नोटिस बोर्ड में वो ये डिस्प्ले करेगा कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, ताकि खरीदार पहले ही समझ जाए कि भैया इससे खरीदें कि ना खरीदें, आप डिसीजन अपना ले ले। देन इसी चीज में आपको पढ़ाया गया था कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है तो अंडर वन पैन जितने आपके व्यापार हैं या ब्रांचेस हैं सबको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ब्रांचेस के लिए आपने कंपोजिशन ऑप्ट कर लिया, कुछ के लिए रेगुलर, ऐसा नहीं है। या तो सबके लिए, मान लीजिए आपका एक व्यापार जयपुर में है, एक कानपुर में है, तो दोनों के लिए या तो कंपोजिशन या दोनों के लिए रेगुलर स्कीम। ये नहीं हो सकता कि जयपुर के लिए कंपोजिशन ले लें और कानपुर के लिए रेगुलर स्कीम, नहीं। तो वन पेन में जितने हैं सभी के लिए आप आएंगे या किसी के लिए नहीं आएंगे। देन उसके बाद 7 बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर आप कंपोजिशन में आ गए इस साल तो आपको कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से टैक्स देना है। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है तो 1% देना है, रेस्टोरेंट वाला है तो 5% देना है। रेट भी अभी नीचे आएगा, पढ़ाऊंगा। लेकिन ये कब तक, जब तक करेंट ईयर में भी आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। मतलब हम कंपोजिशन स्कीम में आ गए तो हम देते जा रहे हैं 1%, लेकिन अगर मान लीजिए करेंट ईयर में किसी भी महीने में मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ टच हो गया तो 1.5 करोड़ तक तो हम कंपोजिशन स्कीम में हैं। उसके बाद ये दरवाजे बंद हो जाएंगे और आप रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे। सेम चीज 75 लाख उन 8 स्टेट्स के लिए। देन फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने चीजें पढ़नी शुरू करी थी कि ये लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, सर्विसेज वाले नहीं आ सकते, जिसमें मैंने आपके से कहा था कि अभी मैं आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A पढ़ाऊंगा, उसमें सर्विसेज वाले आ सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्कीम पढ़ाई इसमें सर्विसेज वाले नहीं आ सकते, सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के। दूसरा, अगर आप गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं जिसपे जीएसटी ही नहीं लगता, जैसे अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोल वगैरह, कोई भी ऐसी चीज, तो भी कंपोजिशन स्कीम की बात नहीं आएगी। तीसरा, अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते हैं गुड्स की और सर्विस की तो आप जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में मत आइए। यहीं पे मैंने आपको एक और बात भी सिखाई थी कि जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं पिछले साल का, तो पिछले साल भले ही तुमने इंटर स्टेट करा हो, एक्सपोर्ट करा हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो टर्नओवर के पार्ट में जुड़ेगा। लेकिन इस बार जब तुम कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेना तो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, राइट। यहीं पे एक और चीज लिखी थी ब्रैकेट में कि आप इनवर्ड सप्लाई भले ही इंटर ले ले, उसमें मना नहीं है, खरीद सकते हैं बाहर से, लेकिन बेच इंटर स्टेट नहीं सकते। देन फिर डी वाले में आपको मैंने पढ़ाया था कि कोई भी पर्सन अगर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसी ईसीओ के द्वारा, जहां पे
टीसीएस की लाइबिलिटी है अंडर सेक्शन 52, तो उसके लिए भी कंपोजिशन स्कीम बना है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मैंने आपको मतलब भी समझाया था कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज करते हैं, या यूं कह लें आईटी नेटवर्क को यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं, मोबाइल ऐप को यूज करते हैं और अपना काम करवाते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला वगैरह का एग्जाम्पल मैंने आपके साथ लिया था। यहां तक पढ़ चुके थे, ई से पढ़ना था, राइट। और कौन कौन कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम। आप आइसक्रीम खाते हैं? खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, आप कह रहे हैं। जो आइसक्रीम वाले हैं वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, मतलब उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्या? जीएसटी लगेगा, बट वो मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम वाला अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, कंपोजिशन स्कीम में नहीं रजिस्टर करा सकता। तो किस में रजिस्टर कराएगा? रेगुलर स्कीम में। या आप पान मसाला खाते हैं? पान मसाला समझते हैं ना? पान मसाला सब्जी वाला मसाला नहीं, समझ गए ना? पान मसाला, रजनीगंधा, है ना, पान पराग, या जो भी पान मसाला, या टोबैको खाने के आप शौकीन हो, तंबाकू खाते हो, या एरिएटेड वाटर्स, ये तो आप पीते ही होंगे। एरिएटेड वाटर्स मतलब जिसमें एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे सोडा या आपकी पेप्सी, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये लोग भी यहां पे नहीं आ सकते। कंपोजिशन स्कीम बना है। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, चैनी खैनी, टोबैको, एरेटेड वाटर्स। एरेटेड वाटर एयर से बना है, राइट, जिसमें गैस होती है। नहीं, उनको खोलो, कोल्ड ड्रिंक वेल्ड ड्रिंक तो फिज निकलती गैस, कोई चीज। और सर कौन नहीं आ सकता बेटा? दो और हैं। कौन कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? बताता हूं, पहले इसको प्यार से हम लोग सीटीपी बोलेंगे, और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को प्यार से हम लोग एनआरटीपी भी बोलते हैं। ये होते कौन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन? चलिए समझते हैं, पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है उसको समझा देता हूं, सुनिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन तो किसी स्टेट में है, जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन तो करा रखा है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो किसी दूसरे स्टेट में, ओकेजनली किसी दूसरे स्टेट में फॉर द टाइम बीइंग ऑपरेट करना चाहता है। जिस दूसरे स्टेट में फॉर द टाइम बीइंग ऑपरेट करना चाहता है, उस दूसरे स्टेट में उसको सीटीपी की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो, मान लो एक बिजनेसमैन है, उसका सॉक्स का व्यापार है, मोजों का व्यापार है, मोजे का व्यापार है, और दिल्ली में उसकी फैक्ट्री है, दिल्ली में फैक्ट्री है, दिल्ली में बिजनेस है उसका, तो दिल्ली में वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, नॉर्मल स्कीम अपना या रेगुलर जिसमें भी चाहे, दिल्ली में जीएसटी में है वो। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए कहीं पे कोई फेयर लगा है, कोई एग्जीबिशन लगा है, मान लेते हैं यूपी में, कानपुर में, लाजपत भवन में कोई एग्जीबिशन लगा है, कोई मेला लगा है, हिंदी में बोले तो 2-4-10 दिन का कोई मेला लगा है, और वो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। वो मोजे वाला जो है कहां का? दिल्ली का, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन यहां पे भी वो भी अपना स्टॉल लगाना चाहता है, यूपी में, कानपुर में वो भी अपना स्टॉल लगाना चाहता है। यानी परमानेंटली यूपी नहीं आ रहा, परमानेंटली आ रहा है तो आप यूपी में अलग से सेपरेट नॉर्मल तरीके से जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो लीजिए, परमानेंट नहीं आ रहा, वो फॉर द टाइम बिंग आ रहा है। अगर फॉर द टाइम बिंग आ रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति को यूपी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी की कैटेगरी में, कि हम इतने टाइम के लिए आए हैं। उसको बताना होता है कि कितने टाइम के लिए आए। आमतौर पे ज्यादा से ज्यादा 90 डेज की वैलिडिटी मिलती है, बाद में एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन आमतौर पे 90 डेज की मिलती है। और अगर आपको 10-15 दिन का काम है तो आप बताएंगे किससे कितनी तारीख तक। एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है यूपी में, अगर आके मोजे बेचना चाहते हो तखत लगा के, एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स भी जमा करना पड़ता है। तो कह रहे साहब ऐसा बंदा जो आया है सीटीपी की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेने, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और वो कह रहा है हमको ना कंपोजिशन स्कीम में देना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में दो लेकिन कंपोजिशन में रजिस्टर कर लो, रेगुलर स्कीम में मत डालो। तो कह रहे नहीं, आपके लिए कैजुअल स्कीम, ये आपके लिए मतलब कंपोजिशन स्कीम नहीं है,
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपने आप को रेगुलर स्कीम में ही रजिस्टर कराए, उसके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। तो फिर से अगेन, सीटीपी कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन तो किसी स्टेट में है, लेकिन वो फॉर दी टाइम बिंग किसी और स्टेट में जा रहा है ओकेजनली वहां पे कोई व्यापार करने। समझ गए? तो वो है सीटीपी। अच्छा, अगर यही मोजे वाले एग्जाम्पल को मैं ऐसे समझाऊं आपको कि वो हमेशा के लिए कानपुर में अपनी एक शॉप खोलने आ रहा है, फैक्ट्री खोलने आ रहा है, तो भी रजिस्ट्रेशन लेगा, लेकिन अब सीटीपी नहीं है वो, अब वो नॉर्मल टैक्स पेयर है। अब चाहे तो वो कंपोजिशन स्कीम में ले, चाहे रेगुलर स्कीम में ले, लेकिन अगर कंपोजिशन में लेगा तो दोनों जगह के कंपोजिशन में होने चाहिए, दिल्ली वाला भी यूपी वाला भी, और अगर रेगुलर में लेगा तो दोनों रेगुलर में होने चाहिए, और साथ में पिछले साल का टर्नओवर भी देखेंगे। समझ गए? तो सीटीपी क्लियर हो गया। सेम तरीके से एनआरटीपी कौन होता है? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सेम तरीके समझो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसका इंडिया में व्यापार ही नहीं है, बाहर व्यापार है। मान लो एक एक व्यापारी है, मुझे का ही चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसका सॉक्स की इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में बाहर फैक्ट्री है। वो फॉर दी टाइम बीइंग आना चाहता है कानपुर लाजपत भवन में, जो एग्जीबिशन लग रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आइए, मोस्ट वेलकम है, बट आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और किस कैटेगरी में? एनआरटीपी की कैटेगरी में, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में। लेकिन आप कहें कि हमको कंपोजिशन स्कीम दे दीजिए सर, नहीं, नहीं देंगे। समझ गए? तो ये आपको पढ़ाया गया कि कौन कौन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला, सर्विसेज वाला, रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के बाकी सर्विसेज वाला नहीं कर सकता। हालांकि इस पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A वाला कर सकता है, वो आपको पढ़ाऊंगा। गुड्स और सर्विस जिसपे जीएसटी नहीं लगता वो नहीं कर सकता। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता। जो पर्सन गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है ईसीओ के द्वारा, जहां पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 52 में, वो नहीं कर सकता। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर के मैन्युफैक्चरर्स नहीं कर सकते। सीटीपी नहीं कर सकता, एनआरटीपी नहीं कर सकता। ठीक, याद हो जाएगा ये। अब बात ये आती है साहब कि ठीक है, हम कंपोजिशन स्कीम में आ गए, तो कंपोजिशन स्कीम में हमें कितने परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? वैसे तो ओरली मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर वगैरह को 1% टैक्स देना है। 1% का मतलब है आधा परसेंट, 0.5% सीजीएसटी देना है, 0.5% एसजीएसटी देना है। और जो रेस्टोरेंट सर्विस वाला है उसको 5% जीएसटी देना है। कंपोजिशन स्कीम वाले रेस्टोरेंट वाले को 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। कहां लिखा है? आइए पढ़े। द टैक्स रेट प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द स्कीम। कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं? कंपोजिशन स्कीम के रेट हैं ये। इज एज फॉलोज। चलिए देखें कौन। मैन्युफैक्चरर्स, ब्रैकेट में लिखा है अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी कौन नहीं? दैट इज आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर। हाँ, ये ऊपर भी लिखा था, ये लोग आ ही नहीं सकते कंपोजिशन स्कीम में। बाकी लोगों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। कितने परसेंट? आधा परसेंट सीजीएसटी, आधा परसेंट एसजीएसटी। यानी टोटल टैक्स के रेट की बात करें तो 1%। जितना आपने टर्नओवर है उस स्टेट का, उस यूनियन टेरिटरी में आपका, उसका 1%। 10 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ तो 10 लाख रुपए का 1% कितना होगा? 10 लाख रुपए का 1%, 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, वो देना है आपको। राइट। वहीं पे अगर हम रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले की बात करें, रेस्टोरेंट सर्विसेज दैट इज सप्लायर्स ऑफ फूड, ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको छोड़ के नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की बात हो रही है। 2.5%, 2.5% यानी 5% हो गया टोटल। इसके अलावा ट्रेडर्स की बात करें या कोई और सप्लायर जो कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल है, आमतौर पे ट्रेडर ही बचा। अच्छा, मैन्युफैक्चरर में और ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है? मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ट्रेडर कौन होता है? जो खरीद रहा है, बेच रहा है। मेरे पेन की शॉप है, मैं पेन खरीदता हूं, बेचता हूं, खरीदता हूं, बेचता हूं, तो ट्रेडर हूं। ट्रेडर आ सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकता है। आधा परसेंट सीजीएसटी, आधा परसेंट एसजीएसटी। लेकिन सर, इसका टोटल टैक्स रेट में तो आपने बहुत बड़ा सा लिख रखा है। हाँ बेटा, पढ़ना पड़ेगा। आओ देखें क्या लिखा है।
1% of the turnover of taxable supplies of goods and services in the state or UT। ऊपर देखो, ऊपर दोनों में मैंने क्या ये टैक्सेबल वर्ड यूज किया है, ऊपर वाले दोनों में 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी, 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। यहां क्या लिखा है? 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूटी। अंतर क्या है जरा समझिए। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है जो कंपोजिशन स्कीम में है, वो ये पेन बेचता है और मेरे पास और क्या है, मेरे पास कैलकुलेटर है। वो ये पेन बेचता है और कैलकुलेटर बेचता है, ये दोनों चीजें वो बेचता है, ठीक है ना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि गवर्नमेंट ने इस कैलकुलेटर को एग्जेम्प्ट कर रखा है जीएसटी से। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन लेकर के आई है कि अभी हम इस जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, इस कैलकुलेटर को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। अब वो ये पेन भी बेचता है और ये कैलकुलेटर भी बेचता है, मैन्युफैक्चरर है। लॉ कह रहा है साहब अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपने ये जितने का बेचा प्लस ये जितने का बेचा, दोनों के टोटल का 1% टैक्स दो चुप्पे चाप। हमने कहा ये तो एग्जेम्प्ट है, कह रहा नहीं दो। वहीं पे अगर आप ट्रेडर हैं, आप पेन भी बेचते हैं कैलकुलेटर भी बेचते हैं, पेन आपका टैक्सेबल है और कैलकुलेटर को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो गवर्नमेंट कह रही अच्छा ट्रेडर हो तो जितना पेन तुमने बेचा, जो टैक्सेबल वाली चीज बेची, उसका 1% दे दो, इसका मत देना। अच्छा, ये अंतर लिखा है दोनों में, समझ में आ गई बात। तो 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी ऐसा मैन्युफैक्चरर में लिखा था, 5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी ऐसा रेस्टोरेंट सर्विस वाले में लिखा था, एंड ट्रेडर में क्या लिखा है? 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसको फायदा है? ट्रेडर को फायदा है कि मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट सर्विस वाले को? ट्रेडर को फायदा है, क्योंकि ट्रेडर को केवल टैक्सेबल चीज का 1% देना, ठीक है। तो 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द स्टेट और यूटी। नोट, क्या नोट? टर्नओवर इन केस ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर के लिए टर्नओवर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब आपको दिखेगा। नोट, टर्नओवर इन केस ऑफ ट्रेडर्स हैज बीन डिफाइंड एज टर्नओवर ऑफ, ट्रेडर के लिए टर्नओवर कौन सा लेना है? ये 1% के लिए टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Thus, for traders, exempted supplies would not be added in the turnover for the purpose of levy of 1% composition। समझ में आ गया? पक्का? तो ये बेसिकली अंतर था आपका रेट में। तो बोलने के लिए बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर ट्रेडर दोनों के लिए 1%, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5%। मैं चलूं आगे, कोई डाउट किसी का? नहीं। अब मैं जरा इसी में ही, अभी कंपोजिशन स्कीम खत्म नहीं हुई, इसी में ही एक चीज आपको और पढ़ाने जा रहा हूं। सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं? चलो बेटा पहले समझा देता हूं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मेरी तरफ देखिए। हुआ क्या, जब इनिशियली कंपोजिशन स्कीम आई, तो कंपोजिशन स्कीम यही थी जो आपने पढ़ी कि गुड्स वाले आ सकते हैं और रेस्टोरेंट सर्विस वाले आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। 10 टू ए तो बाद में आई, वो भी आज भी इसके साथ मर्ज तो यानी वो अलग है, तो वो बाकी कोई नहीं आ सकता। अब हुआ क्या, सपोज करो एक गुड्स वाला है, वो ये पेन बेचता है या कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स वो बेचता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है, कुछ भी करता है, और साथ में थोड़ी बहुत सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। मेन काम है उसका गुड्स का, लेकिन थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देता है। रेस्टोरेंट सर्विस नहीं, रेस्टोरेंट सर्विस वाले के लिए तो अलाउ ही था, कोई और सर्विस देता है रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के। तो हुआ क्या, जब इनिशियली ये जो स्कीम आई जो आपने पढ़ ली, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, इसमें क्या हुआ, ऐसे लोग आ ही नहीं पाते थे, क्योंकि आप गुड्स भी हैं और आप सर्विसेज भी थोड़ी बहुत दे रहे हैं, भले ही आप 5-10 हजार 20 हजार 1 लाख रुपए की दे रहे हो, बहुत कम अमाउंट की दे रहे हो, लेकिन आप दे तो रहे हैं सर्विसेज। मना था, नहीं आ पाते। बाद में गवर्नमेंट को पता नहीं इन पे दया आई या इन लोगों ने यूं कहें तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी कि सर थोड़ी बहुत सर्विसेज, थोड़ी बहुत मार्जिनल अलाउ कर दीजिए, मेन काम मेरा गुड्स का ही है, थोड़ी बहुत सर्विसेज कभी देनी पड़ जाती हैं। तो गवर्नमेंट को समझ में आई, गवर्नमेंट ले आई इनके लिए कि ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत सर्विसेज देते हैं
तो आप आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्राइम काम गुड्स का होना चाहिए। बट ये थोड़ी बहुत का क्या मतलब है? थोड़ी बहुत डिफाइन करनी पड़ेगी ना। हो सकता है मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत करोड़ों होती हो, आपके हिसाब से लाख में होती हो, किसी के हिसाब से 100 रुपए। थोड़ी बहुत का क्या मतलब? गवर्नमेंट कह रही परेशान ना हो, मैं बता रहा हूं। पिछले साल का जो आपका टर्नओवर हो, पिछले साल का जो टर्नओवर है उसका 10% निकाल लो। कितने परसेंट निकाल लो? 10%। और दूसरा अमाउंट ले लो 5 लाख रुपए। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। पिछले साल के टर्नओवर का 10% या 5 लाख रुपए, दोनों में जो ज्यादा हो, विच एवर इज हायर, दोनों में जो ज्यादा हो, उससे ज्यादा की सर्विसेज इस साल अगर आप कंपोजिशन में है तो इस साल उससे ज्यादा की सर्विसेज मत प्रोवाइड करना। हमने कहा मतलब, कह रहा लेट से पिछले साल का टर्नओवर मान लीजिए आपका 40 लाख रुपीस था, 40 लाख रुपए था, तो 40 लाख का 10% बेटा 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीस। 4 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, 5 लाख। इस साल अगर आप कंपोजिशन में हैं तो इस साल ज्यादा से ज्यादा अगर सर्विसेज देना भी तो उसका टर्नओवर का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा ना हो। 5 लाख से ज्यादा है, बाहर आओ, कंपोजिशन से बाहर आओ, तुम कंपोजिशन वाले नहीं। एक और एग्जांपल, मान लो पिछले साल का टर्नओवर आपका 60 लाख का था, तो 60 लाख का 10% 6 लाख। 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, 6 लाख। इस साल आप सर्विसेज देना चाहें तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट 6 लाख रुपए से ज्यादा की सर्विसेज ना हो। कंपोजिशन स्कीम में अगर आप आ रहे हैं, आप आ जाइए, कोई सर्विसेज देना चाहें। कौन सी सर्विस? रेस्टोरेंट वाली? नहीं, रेस्टोरेंट वाली तो अलाउ ही है, बाकी रेस्टोरेंट को छोड़ के बाकी कोई सर्विसेज देना चाहें तो दे दीजिए। मेन काम आपका गुड्स का ही है, थोड़ी बहुत सर्विसेज देना चाहे 6 लाख तक की दे दीजिए। और एग्जाम्पल पूछें, मान लीजिए पिछले साल किसी का टर्नओवर 2 करोड़ था, अब बताइए इस साल वो कितने तक की सर्विसेज दे सकता है? 20 लाख। 2 करोड़ का 10% निकाला या 5 लाख विच एवर इज हायर। नहीं बेटा, रोबोट की तरह काम नहीं करना आपको, वो इन साल कंपोजिशन में आ ही नहीं सकता ना। पिछले साल उसका टर्नओवर 2 करोड़ था, कंपोजिशन स्कीम में भी नहीं आ सकते। तो 1.5 करोड़ की लिमिट पढ़ाई थी आपको, ओवरऑल नहीं पढ़ाई थी, याद करो। 1.5 करोड़ या 75 लाख पढ़ाई थी ना। तो आप तो कंपोजिशन में आ ही नहीं सकते। आप रेगुलर में आइए, जितनी सर्विसेज देनी उतनी दीजिए, कोई लिमिट नहीं, लेकिन कंपोजिशन में आ ही नहीं पाएंगे। कंपोजिशन में तो वही आ पाएगा जिसका टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ या उससे कम था, और या फिर उन 8 स्टेट्स में है, 8 स्टेट्स में है तो 75 लाख या उससे कम था। तो जितना भी आपका पिछले साल का टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, उससे ज्यादा आप सर्विसेज मत दीजिएगा। ऐसी बात यहां पढ़ने जा रहे हैं। ये इनिशियली ये फायदा नहीं दिया था गवर्नमेंट ने, बाद में लेटर ऑन गवर्नमेंट को लगा ठीक है थोड़ी बहुत सर्विसेज अलाउ कर देते हैं। पढ़िएगा, बेनिफिट फॉर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। मार्जिनल मतलब थोड़ी बहुत, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज का बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं। बेनिफिट फॉर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलोंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस। यानी गुड्स जो आप सप्लाई कर रहे हैं या रेस्टोरेंट सर्विस जो दे रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, वो तो आप करिए ही। उसके साथ साथ अलोंग विद थोड़ी बहुत और कोई सर्विस देना चाहें तो भी दे सकते हैं, लेकिन कितनी? पढ़िए, fundamentally the composition scheme can be availed in respect of goods and only one service, namely restaurant service। कह रहा फंडामेंटली प्रिंसिपली बात करें तो अभी तक जितना पढ़ के आए उसमें आप यही पढ़ के आए कि कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है अवेल्ड गुड्स के लिए, या केवल एक सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस वाला ले सकता है। हमने कहा हाउएवर, लेकिन देयर आर केसेस वेयर अ मैन्युफैक्चरर or trader is also engaged in supply of services other than restaurant service। कह रहा however, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे जो गुड्स का मैन्युफैक्चरर है या गुड्स का ट्रेडर है वो उसके साथ साथ थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देता है। हमने कहा कौन सी? रेस्टोरेंट सर्विस। कह रहा नहीं नहीं, वो छोड़ के, रेस्टोरेंट वाले में तो अलाउ ही था ना, उसको छोड़ के कोई और सर्विस देता है। However, there are cases where a manufacturer or a trader is also engaged in supply of services other than restaurant service, though the percentage of such supply of services is very small as compared to supplies of goods। कह रहा दो भले ही उनका परसेंटेज उन सप्लाई ऑफ सर्विसेज का बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी मेन काम उनका गुड्स का सप्लाई का है, लेकिन थोड़ी बहुत सर्विसेज वो सप्लाई करते। हमने कहा सर अभी तक ऐसे में तो अगर ये ना बेनिफिट आता तो इन लोगों को तो आपने मना कर रखा था कंपोजिशन के लिए। कह रहे हाँ इसीलिए ना थोड़ा बहुत अलाउ कर देते हैं। देयर में बी ऑल्सो बी आर केसेस वेयर आर रेस्टोरेंट सर्विस वाला भी ऑल्सो एंगेज्ड इन सप्लाइंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर सर्विस। मेन काम उसका रेस्टोरेंट का है, लेकिन हो सकता है रेस्टोरेंट के साथ कोई और सर्विस भी थोड़ा बहुत दे रहा हो। तो अगर ये बेनिफिट ना होता तो सबको मना हो जाता।
इसलिए with a view to enable such taxpayers, ऐसे टैक्स पेयर्स को ऐसी छूट दें कि वो तब भी अवेल कर लें बेनिफिट, ये जो कंपोजिशन स्कीम पड़ी इसको देखते हुए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एक सेकंड प्रोविजो लाया गया। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 लाया गया, जिसमें परमिशन दे दी गई, परमिट्स मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस तो आप करना चाहें तो कर ही सकते ना, इसको छोड़ के बाकी कोई सर्विस दे रहे हैं तो परमिशन है, लेकिन कितनी मार्जिनल सप्लाई मतलब कितनी अमाउंट फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू, अभी बताते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू अलोंग विथ सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस, यानी गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह तो आप कर ही रहे थे। जरा देखते हैं कितनी। स्पेसिफाइड वैल्यू इज द वैल्यू जो नॉट एक्सीडिंग, इन दोनों के हायर से ज्यादा ना हो, यानी कितना, 10% of the turnover in a state or UT in the preceding financial year। पिछले साल जो टर्नओवर था उसका 10% लिख लो, या दूसरा अमाउंट 5 लाख लिख लो, इन दोनों में विच एवर इज हायर लिख लो। विच एवर इज हायर जो आए उससे ज्यादा की सर्विसेज मत देना, उससे ज्यादा की दोगे तो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लो एक इंसान है केवल सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करता, रेस्टोरेंट सर्विस भी नहीं करता, केवल सर्विस करता है, क्या उसके लिए ये बेनिफिट है? नहीं, ये किसके लिए है? जिसका काम है गुड्स का या रेस्टोरेंट सर्विस का, उसके साथ सर्विसेज थोड़ी बहुत देता है। थोड़ी बहुत का मतलब ये है कि पिछले साल का टर्नओवर का 10% या 5 लाख, दोनों में जो ज्यादा है उतनी तक की सर्विस आप करेंट ईयर में दे सकते हैं। यहां तक समझ में आया? अच्छा जी, सर एग्जाम्पल एक कोई है क्या? बिल्कुल है बेटा मेरे पास, पढ़ते हैं एग्जाम्पल। मिस्टर राम इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई करते हैं। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹80 लाख। पिछले साल का इनका एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के दे दिया 80 लाख। हम लोग से मेहनत नहीं करवा रहे, अगर नहीं निकालते तो हम लोग को निकालना पड़ता। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज जोड़ो, एग्जेम्प्ट सप्लाईज जोड़ो, एक्सपोर्ट जोड़ो, इंटर स्टेट सप्लाई जोड़ो, इंट्रा भी जोड़ो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस ये ना जोड़ो, इनवर्ड सप्लाई ना जोड़ो, आपने कहीं पे लोन वगैरह दे रखा है उससे जो ब्याज मिल रहा है वो मत जोड़ो, हमको निकालना पड़ता है एग्रीगेट टर्नओवर। इन्होंने खुद निकाल के दे दिया 80 लाख। पहले तो मेरी तरफ देख के ये बताइए, क्या ये बंदा कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं? बाद में जाएंगे कि मार्जिनल कितनी तक की सर्विसेज दे सकता है, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? कोई स्टेट नहीं बता रहे, तो मैं उन 8 स्टेट्स में इनको एज्यूम कर लूं 75 लाख का मानूं कि बाकी 1.5 करोड़ का मानूं? कुछ नहीं बता रहे तो, कुछ नहीं बता रहे तो मैं 1.5 करोड़ का मान के चलूंगा, उन 8 स्टेट्स में अपने आप क्यों मान लूं? तो 1.5 करोड़ या उससे कम क्या टर्नओवर था पिछले साल में? आंसर इज यस, 80 लाख का टर्नओवर था। मुबारक हो, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक, अब बात करते हैं, ये बंदा आपसे पूछ रहा है कि सर हम एलिजिबल तो हैं, लेकिन ये बता दीजिए इस करंट ईयर में हम कितने रुपए तक की सर्विसेज दे सकते हैं? आगे मत पढ़ना, इतने तक में बताओ कितने तक की दे सकता है? 8 लाख, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। पिछले साल का टर्नओवर 80 लाख, उसका 10% 8 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, यानी 8 लाख। 8 लाख तक की सर्विसेज दे सकता है, नहीं 8 की, 7 की, 6 की, 5 की, 4 की, 3 की, 2 की, या बीच की कोई फिगर, या 0। 8 से ज्यादा नहीं पहुंचिएगा, 8 से ज्यादा की सर्विसेज पहुंची कंपोजिशन स्कीम से बाहर। ठीक है, पढ़िए आगे। फर्दर, इन करेंट फाइनेंशियल ईयर ही कैन सप्लाई सर्विसेज up to a value not exceeding 10% of 80 lakh, that is 8 lakh or rupees 5 lakh, whichever is higher. Thus he can supply, दोनों में ज्यादा क्या है? 8 लाख। Thus he can supply services up to a value of 8 lakh in current financial year. If the value of services supplied exceed rupees 8 lakh, he becomes ineligible for composition scheme. अगर आपकी सर्विसेज 8 लाख से ज्यादा निकल गई तो इनएलिजिबल हो गए, एंड हैज टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गए? पक्का? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? यहां तक तो बात समझ में सभी की आ गई। जरा ना, अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें मैं आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, अभी तक जितना पढ़ा है कंपोजिशन स्कीम, क्या मैं इस स्कीम में आ सकता हूं?
जितना भी अभी तक पढ़ाया है मैंने आपको। मैं नहीं आ सकता क्योंकि सर्विसेज वाले मना है, मैं तो सर्विस प्रोवाइड करूं। रेस्टोरेंट सर्विस वाला आ सकता है, मैं नहीं आ सकता। तो मैं फिर कहां जाऊं? नहीं, रेगुलर स्कीम तो ठीक है, उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने एक फायदा दिया है, यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 2, सबसेक्शन 2A। सर ये क्या है? ये भी बेटा कंपोजिशन स्कीम पढ़ने जा रहे हैं। सर किसके लिए? सर्विस प्रोवाइडर के लिए, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। क्यों? क्योंकि गुड्स वाला, गुड्स वाला या और रेस्टोरेंट सर्विस, RS लिख दिया, रेस्टोरेंट सर्विस वाला तो कंपोजिशन में जा सकता है। सेक्शन 10(1) एंड 10(2) ने उसके बारे में हमें बता दी थी लिमिट 1.5 करोड़ या 75 लाख की। लेकिन बाकी सर्विस वाला, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस वाला, उसके लिए अलग से सेक्शन है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। तो इसमें कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर, सैलून, टेलर, जो भी आप सर्विसेज सोच ले आ जाएंगी। यानी जो जो इंसान 10(1) और 10(2) में नहीं आ सकता, मेरी बात को इधर देखिए, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। जो जो 10(1) 10(2) में नहीं आ सकता, वो आमतौर पे 10(2A) में आ जाता है, सब्जेक्ट टू 10(2A) की कंडीशंस पढ़ के। हाँ, जो इंसान 10(1) या 10(2) में आ सकता है, ऊपर वाला जो पढ़ा था 1.5 करोड़ या 75 लाख, जो ऊपर में ही आ सकता है, उसके लिए 10(2A) नहीं है। गुड्स वाला, रेस्टोरेंट सर्विस वाले के लिए 10(2A) नहीं है। जिसके लिए 10(1) बना है, जो ऊपर वाला पढ़ा था 10(1) या 10(2), 10 सबसेक्शन 1 या 10 सबसेक्शन 2, उसके लिए 10 सबसेक्शन 2A नहीं है। लेकिन जो उसको मना है, जो 10(1) या 10(2) में नहीं आ सकते जो लोग, वो झांक के देख लें कि क्या वो हम 10(2A) में आ जाएंगे। समझ गए? आओ देखते हैं जरा 10(2A) आखिर क्या कहता है। न्यू स्कीम ऑफ कंपोजिशन, या इसको कुछ लोग लिख लो वहां पे, कुछ लोग ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं, या कुछ लोग कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर के नाम से भी बोलते हैं। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, सब इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि कोई भी कुछ भी बोले आप समझ जाएंगे कि वो सेक्शन 2 सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A की बात कर रहा है। सर किस नाम से? ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम के नाम से बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। और भी कुछ लोग बोलते हैं, बोलने वाले मैंने कहा बहुत कुछ बोलते हैं, एक और बोलते हैं, लिखो, बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। सर ये 2/2019 कैसे लिखना है? ये ऐसे लिखा तो है नोटिफिकेशन नंबर, ऐसे लिखो। सर ये क्यों लिखवा रहे हैं? ये इसलिए लिखवा रहे हैं, मान लो एग्जाम में उसने सर्विस का नाम ही नहीं यूज किया, कंपोजिशन स्कीम का नाम ही नहीं यूज किया, वो आपसे कह रहा है आप बताओ ये नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का बेनिफिट ले सकता है क्या? आप कहेंगे ये का है, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि सर सब कुछ पढ़ा के बैठे। तो वो 2/2019 बोले, 2/2019 नोटिफिकेशन, या सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A बोले, या कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर बोले, या ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम बोले, सबका मतलब एक ही हो रहा है। पढ़ के देखें, पढ़ते हैं। As we have already seen that primarily the composition scheme is available in respect of goods and only one service is कौन सी? Restaurant service। हाँ जी। However, a person engaged, underline करिए किसमें? Exclusively in supply of services other than restaurant service is not eligible for composition scheme। जो ऊपर पढ़ी कंपोजिशन स्कीम, जो अभी तक पढ़ के आए, उसमें वो बंदा जो एक्सक्लूसिवली सर्विसेज दे रहा है रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के, वो तो एलिजिबल नहीं होता। तो वो क्या करे? वो मर जाए, क्या कर ले? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट टू सच सप्लायर, a scheme to pay tax at the concessional rate, कंसेशनल मतलब इनके लिए भी कम रेट रखा गया, 6% का टैक्स का रेट, तो यहाँ पे आप आएंगे भी लिखा मिलेगा आपको 6%, 3% CGST, 3% SGST। चलो पढ़ाने से पहले ऐसे ही समझा देता हूँ ओरली, तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर, रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के बाकी कोई सर्विस प्रोवाइडर, अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, पिछले साल का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर वैसे ही निकलता है जैसे ऊपर सिखाया था, उसमें कोई चेंज नहीं, वो अगर 50 लाख 50 लाख रुपए, कितने रुपए? 50 लाख, 50 लाख रुपए या उससे कम है, तो वो चाहे इस बार तो सेक्शन 10
सबसेक्शन 2A के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन करा ले इस वाली कंपोजिशन स्कीम में सर्विस प्रोवाइडर वाले में, और केवल 6% टैक्स दे दे। 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, भले ही वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, उस पर एक्चुअल रेट एक्ट में कुछ भी लिखा हो। और अगर उसका टर्नओवर पिछले साल का 50 लाख से ज्यादा है तो रेगुलर स्कीम में ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। सर ये स्कीम मैंडेटरी है? नहीं बेटा, ऑप्शनल है ये भी। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी वही है 99% जो ऊपर पड़ी थी। यानी इसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा, या आईटीसी पास ऑन नहीं कर सकता, टैक्स इनवॉइस ये भी नहीं काटेगा, बिल ऑफ सप्लाई काटेगा, ये भी लिखेगा अपने यहाँ की कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। बाकी मोटा मोटा सब कुछ वैसा ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब पढ़ के देखते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट टू सच सप्लायर, इन सप्लायर्स को, कौन से सप्लायर? सर्विसेज वालों को बेनिफिट देने के लिए आई स्कीम टू पे टैक्स एट द कंसेशनल रेट हैज बीन फॉर्मुलेटेड प्राइमरली फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि सैलून, स्टाइलिस्ट, टेलर्स एसेक्ट्रा। एसेक्ट्रा लगा है कहीं, आप इन दोनों को ही ना सोचिएगा। कह रहा है इनके लिए हम लेकर क्या है, किनके लिए? हु आर नॉट अदरवाइज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ऐसे लोग जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 जो ऊपर पड़ा था उसमें नहीं जा पा रहे, उनके लिए 10 2A ले आए। जिनके लिए 10 1 या 10 2 के दरवाजे खुले हैं उनके लिए 10 2A नहीं। तो ऐसे लोग जो 10 जो ऊपर पढ़ के आए थे 10 1 10 2 में नहीं जा पा रहे, वो आर नॉट अदरवाइज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो वो यहां पे आ सकते हैं। दिस नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू आर रजिस्टर्ड पर्सन, ऑप्शन दे रही है क्या? whose aggregate, किसको दे रही है? whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh, 50 लाख रुपए या उससे कम अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर था, एंड हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये क्या लिखा है? हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, जो इंसान 10 1 और 10 2 में नहीं जा पा रहा। अगर आपका टर्नओवर मान लीजिए 50 लाख या उससे कम था, लेकिन आप 10 1 या 10 2 में जा सकते हैं, गुड्स वाले हैं या रेस्टोरेंट सर्विस वाले हैं, तो 10 2A में मत आइए। यहां पे जो कंपोजिशन स्कीम बार बार ये लिखा जा रहा है, ये 10 1 10 2 वाली लिखी जा रही है। सर ये 10 1 10 2 क्या है? अरे 10 1 10 2 वही है जो ऊपर पड़ा। सर इसको दो क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही बोला जाता है। तो जो इंसान 10 1 10 2 में जा सकता था उसके लिए ये नहीं है, जो वहां नहीं जा सकता था वो आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, और टर्नओवर उसका 50 लाख या उससे कम है, तो उसके लिए यहां पे हमने दरवाजे खोले रखे हैं। दिस नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू आर रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh and who is not eligible to pay tax under composition scheme, क्या करे? To pay tax at the rate 6%, मात्र 6%, केवल 6% टैक्स दे दो, यानी 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। बताइए, क्वेश्चन डाउट बताइए। बिल्कुल, रेस्टोरेंट वाले आ सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले अपना कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, भले ही वो किसी की भी तरह थ्रू माल बेच रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। बस जिनके लिए मना था कि अगर ईसीओ के थ्रू बेच रहे हैं जहां टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी है, तो फिर नहीं आ पाएंगे वहां पे। ठीक है, अच्छा मैं वापस यहाँ पे आता हूं। भाई देखिए, पिछले साल का टर्नओवर अगर आपका, मेरी तरफ सभी बच्चे देखें, पिछले साल का टर्नओवर अगर आपका 50 लाख या उससे कम है और आप 10 सबसेक्शन 1 और 10 सबसेक्शन 2 में नहीं जा पा रहे, तो 10 2A में आ जाइए, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन की। यहाँ पे भी कौन नहीं आ सकते ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कौन नहीं आ सकते वो भी पढ़ाऊंगा। तो अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पे अगर आप आ गए, इसको आपने ऑप्शन को इसको ऑप्ट कर लिया, ऐसे में आप जो सर्विसेज दे रहे हैं केवल 6% टैक्स देते जाइए। वही क्वार्टरली इनको भी जमा करना पड़ता है, अप्रैल मई जून का 18 जुलाई तक, जुलाई का सितंबर का 18 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 18 जनवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च का 18 अप्रैल तक। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन लोगों के लिए भी अगर आप इस साल कंपोजिशन स्कीम में आए और आपका टर्नओवर अभी चल रहा है आप कंपोजिशन स्कीम में 6% टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर 50 लाख से अगर एक्सीड कर गया, हो सकता है इस साल आपका व्यापार ज्यादा चल पड़ा, जैसे ऊपर पड़ा था सेम पॉइंट ही पढ़ा रहा हूं, 50 लाख से जैसे ही एक्सीड कर गया वैसे ही आपके लिए कंपोजिशन स्कीम के दरवाजे स्विच ऑफ हो जाएंगे, रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे। यानी 50 लाख तक 6% टैक्स, और 50 लाख के बाद जो सर्विस आप प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, इस पे 18% का जीएसटी एप्लीकेबल है, तो 18% लगेगा।
सेम चीज ऊपर पड़ी थी, बस 50 की जगह 1.5 करोड़ पड़ा था, 75 लाख पड़ा था कि नहीं पड़ा था? तो यही बात यहां लिखी हुई है। तो कह रहे हैं भाई साहब, क्या भाई साहब, कह रहे हैं ऐसे लोगों को हम कहेंगे केवल आप चाहें तो 6% टैक्स दीजिए। सर 6% मतलब जीवन भर? अरे नहीं बेटा, केवल 50 लाख तक के टर्नओवर पर ऑन दी फर्स्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख मेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ये जो लिखा है, ये जो पूरी चीज लिखी है यहां से लेकर के यहां तक, ये सेम चीज लिखी है जो ऊपर जब मैंने आपको 10.1 10.2 पढ़ाया था, उसका जो 0.7 पढ़ाया था ना, सेम चीज लिखी है। ये जो पढ़ाया था 7 पॉइंट, बस वहां था 1.5 करोड़ 75 लाख तक की लिमिट के लिए, और यहां कितने की लिमिट है? 50 लाख की। करंट ईयर में अगर आपकी 50 लाख से एक्सीड कर गई तो 50 लाख तक 6% टैक्स दे दो, आपने अगर इसको ऑप्ट कर रखा है तो, और 50 लाख के बाद तुरंत आप इस दरवाजे से बाहर होकर के रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे। बाकी इस लाइन का और कोई मतलब नहीं है, बस वर्डिंग में डिफरेंस है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सर इसका क्या मतलब है, फर्स्ट सप्लाई, इन सबका यही मतलब है कि 50 लाख तक 6% टैक्स दे दो। और कब आप पाओगे इस स्कीम में, एलिजिबल कब होगे? जब पिछले साल का टर्नओवर कितना होगा, 50 लाख या उससे कम, अप टू 50 लाख। सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस, हमने कौन सी, कह रहा वो वही है प्राइमरी सेम जो आपने ऊपर पढ़ी थी, कंडीशंस वही है। हमने कहा अच्छा भाई साहब कंडीशन वही है सारी, कह रहा हाँ भैया वही है, आप टेंशन मत लो, आपको 2 बार नहीं याद करनी, सेम कंडीशन है। कंपोजिशन स्कीम वाला टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। कंपोजिशन स्कीम वाला किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। कंपोजिशन स्कीम वाले से जो खरीद रहा है वो आईटीसी बुक नहीं करेगा। कंपोजिशन स्कीम वाला खुद भी आईटीसी बुक नहीं करेगा। कंपोजिशन स्कीम वाला जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा उसमें ऊपर लिखेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन वाला हर एक नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करेगा कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। इसके अलावा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन वाला हर स्टेट में अगर जहां जहां उसका व्यापार है तो सब में कंपोजिशन स्कीम में आएगा या किसी में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कर सकता कि किसी स्टेट में कंपोजिशन आउट कर लिया और किसी स्कीम में रेगुलर स्कीम में आ गए, ऐसा नहीं कर सकते। और एक बार जैसे ही आपका टर्नओवर ब्रीच हो गया आप तुरंत इससे बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन नहीं जा सकता वो मैंने अलग से यहां लिख दिया। 10(2)A में कौन कौन और कौन कौन नहीं आ सकता। अब देखें भाई कौन कौन नहीं आ सकता, मोटा मोटा तो वही है। द फॉलोइंग कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, ये नहीं आ सकते। कौन? सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, सेम ही लग रहा है आपको, देखिए बिल्कुल सेम ही है जो ऊपर पड़ा था। कौन कौन नहीं आ सकता? सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पर्सन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर who is required to collect tax at source under section 52, manufacturer of ice cream, पान मसाला, tobacco, related water, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जरा ऊपर से कंडीशंस मिला करके आइए, सेम ही है कि कुछ कम ज्यादा है, मिलाइए ना। जो आपको ऊपर पढ़ाई थी कि कौन कौन नहीं आ सकता 10 सबसेक्शन 1 और 2 में जो पढ़ाई थी, कुछ कम ज्यादा है क्या? वहां तक जी तक थी, यहाँ एफ तक है, कौन सी एक कम हो गई यहाँ पे? पहली वाली। वहां पे एक पहली सबसे पहले ए पॉइंट जो लिखा था कि सर्विस वाला रेस्टोरेंट सर्विस वाले को छोड़ के नहीं आ सकता, ये है ही सर्विस वाले के लिए, तो वो थोड़ी ना लिखा है। तो बताइए आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर कहां जाएगा, 10(1) 10(2) में कि 10(2)A में? कहीं नहीं जाएगा, रेगुलर स्कीम में आएगा। ठीक है, पता नहीं आइसक्रीम से क्या दुश्मनी थी। चलिए जी, ये समझ में आ गई सभी लोगों को। ओके, वेरी गुड। कोई डाउट किसी का? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? हाँ बेटा, डाउट बताओ। जैसे कि वेरी गुड, इनका डाउट आया, खुरापाती दिमाग है इनका। कह रहे हैं अगर एग्जैक्ट 1.5 करोड़ का पिछले साल का टर्नओवर था ना, 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा, आ सकता है 1.5 करोड़ या उससे नीचे तक आ सकता है, 1.5 करोड़ से ऊपर वाला नहीं आ पाएगा। ठीक, कहां से लाते हो? और कोई डाउट किसी का? नहीं। सर कंपोजिशन स्कीम खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, अभी कंपोजिशन स्कीम खत्म नहीं हुआ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ऐसे लोग कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं और किस चीज के लिए कौन सा फॉर्म होता है। सर क्यों बताने जा रहे हैं?
एग्जाम में पूछ लेता है इसलिए बताने जा रहा हूं। पूछ लेता है इस चीज के लिए कौन सा फॉर्म है, कुछ नहीं मिलता उसको क्वेश्चन तो यही पूछने लगता है, काय का फॉर्म है, काय का फॉर्म है, काय का फॉर्म है। तो भैया ये भी पता होना चाहिए बच्चों को। सर ये कौन से वाले के लिए समझाने जा रहे हैं, जो वो गुड्स वाले कंपोजिशन वाले थे कि जो अभी सर्विस वाला पढ़ाया वो वाले 1% 5% वाले कि 6% वाला? अरे बेटा दोनों के लिए सेम ही फॉर्म है, मोटा मोटा दोनों के लिए, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा फॉर्म है, किस लिए डिस्क्रिप्शन में किस लिए जाएगा, ड्यू डेट कब तक जाएगा। शुरू करा जाए, चलो शुरू करें। जीएसटी सीएमपी 01, गवर्नमेंट ने हालांकि कोई फुल फॉर्म नहीं दिया है इसका, बट सीएमपी कंपोजिशन का शॉर्ट में बनाया गया है। सीएमपी स्टैंड फॉर एक तरीके से कंपोजिशन। सीएमपी 01, सर ये कौन भरेगा, किसको भरना जरूरी है? मेरी तरफ देखो, किसको भरना है, सुनो सुनो मेरी तरफ देखो। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017, बहुत साल हो गए अब तो। जब जीएसटी आया था उससे पहले कोई टैक्स लगता था इंडिया के अंदर कि कुछ नहीं लग रहा था? लगता था वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जाने क्या क्या लगता था, सर्विस टैक्स। अब मान लो कोई ऐसा एसएससी था, कोई ऐसा पर्सन था जो पहले जीएसटी आने से पहले वैट में रजिस्टर्ड था, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया, अपॉइंटेड डे मतलब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया, और वो 1 जुलाई 2017 से कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड था पुराने लॉ में, अब यहां पे जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा और कंपोजिशन में आना चाहता है, तो उसको भरना है सीएमपी 01। देखिए 2017 गए, बहुत टाइम हो गया। अब जो कंपोजिशन स्कीम में आना चाहेगा उसको आप सीएमपी 01 किसी को नहीं भरना, सीएमपी 01 अब खत्म हो गया, बट लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। सीएमपी 01 किसको भरना था? 1 जुलाई 2017 को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, रजिस्टर्ड थे एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ हम लोग जीएसटी को नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉ पुराने वाले को बोल रहे हैं, यानी जो पहले से रजिस्टर्ड थे और यहां माइग्रेट हो रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है उनका, माइग्रेटिंग अपॉइंटेड डे को, अपॉइंटेड डे मतलब 1 जुलाई 2017 को माइग्रेट हो रहे हैं और वो कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं। तो ऐसे लोग इंटीमेशन देंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे कि हम सर टैक्स पे करना चाहते हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 का है कंपोजिशन स्कीम का। सर कैसे बताएंगे, गवर्नमेंट को चिट्ठी भेजेंगे? नहीं, चिट्ठी पत्री जो भेजनी है सीएमपी 01 भरना है, ठीक है ना, ये फॉर्मेट है, ये भरना है। सर कब तक बता दें हम उनको? या तो अपॉइंटेड डेट से पहले बता दो, 1 जुलाई 2017 से पहले बता दो, या अगर पहले नहीं बता पाओ तो बाद में 30 दिन के अंदर बता दो। अपॉइंटेड डेट से 1 जुलाई 2017 से बताओ, 30 दिन अभी तक हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? बहुत सारे हो गए, टाइम तो चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और सच फर्दर पीरियड अगर कोई कमिश्नर पीरियड बढ़ा दे तो वो सब भड़के खत्म हो चुके हैं, यानी जीएसटी सीएमपी 01 प्रैक्टिकली नहीं जाता। आप काटिएगा नहीं तो सर क्यों लिखा? एग्जाम में हो सकता है उसका दिमाग पता नहीं क्या काम करे क्या ना करे, कुछ भी पूछ सकता है। तो सीएमपी 01 अब नहीं जाता। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लीजिए मैं हूं, मैं ना अगले साल से कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं। मैं इस समय जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हूं, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हूं। किस में रजिस्टर्ड हूं बेटा? रेगुलर स्कीम में, कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हूं, और मैं कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये, इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में नहीं आ सकता। देखो मैं आपको अलग अलग चीजें समझाते जा रहा हूं, सीखते जाओ। इन द मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में नहीं आ सकता। मैं आऊंगा तो अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से आ पाऊंगा। बीच में अभी मान लो मैं रेगुलर स्कीम में, अभी साल चल रहा है ये वाला फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च अभी बीच में चल रहा है, मैं कहूं अब मैं आ रहा हूं कंपोजिशन स्कीम में, नहीं, बीच में नहीं आ सकते। बीच में बाहर तो हो सकते हो, बीच में अंदर नहीं आ सकते। तो आना चाहते हो तो कब आओगे? अगले साल। अगले साल कैसे आ पाओगे? अगले साल तब आ पाओगे जब इस साल का आपका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम होगा। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं ना, 50 लाख। गुड्स वाला होता सेम चीज 1.5 करोड़, या 8 स्टेट में होता तो 75 लाख। ठीक, तो मान लीजिए मेरा इस साल का टर्नओवर 50 लाख या उससे कम था, तो मैं अगले साल से मेरी मर्जी में कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं कि नहीं। अगर मैं आना चाहता हूं तो मेरे को सीएमपी 01 नहीं भरना, मेरे को सीएमपी 02 भरना है, जो ऑलरेडी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हैं और अब आना चाहते हैं रेगुलर स्कीम से बाहर निकल के कंपोजिशन स्कीम में, तो उनको भरना है सीएमपी 02। सर कब तक भरना होगा बता देता हूं। अगले साल आना चाहते हो, अगले साल यानी 1 अप्रैल से पहले बताना होगा, यानी इस साल के 31 मार्च तक। इस साल के जो जिस फाइनेंशियल ईयर में आना चाहते हो उस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले
सीएमपी 02 भरना होगा 1 अप्रैल शुरू होने से पहले। एक बार 1 अप्रैल शुरू हो गया और तुमने सीएमपी 02 नहीं भरा, भूल गए थे भरना, कोई याद थोड़ी ना दिलाएगा। आप घूमने निकल पड़े थे कहीं पे, कुछ और काम में बिजी थे, भूल गए, अब नहीं आ पाओगे उस साल, फिर नहीं आ पाओगे कंपोजिशन स्कीम में, रेगुलर स्कीम में रहो। देखिए, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, एज अ प्रोफेशनल क्लाइंट तो हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता है। जिन क्लाइंट्स का काम होता है वो क्लाइंट तो आराम से, कुछ पता ही नहीं ना, उसको कुछ पता करना है हमको, हम भी क्या करें, उसको क्या बताएं, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के आराम से पिक्चर देख रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, शादी कर रहा है, मौज कर रहा है। बट ये 31 मार्च निकल गई, हमने सीएमपी 02 नहीं भरा, अब उसको काहे में आना पड़ेगा रेगुलर स्कीम में। और अगर सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो 6% की जगह 18% टैक्स देना पड़ा, तो जान खा जाएगा वो। प्रोफेशनल शादी की डेट याद रखे ना रखे, बर्थडे याद रखे ना रखे, वैलेंटाइन डे याद रखे ना रखे, ये सारे कैलेंडर होता है हमारे फोन में, हम देखते रहते हैं आप कौन सी डेट आ गई, उसी में मरा जा रहा है प्रोफेशनल। तो भाई सीएमपी 02 देखते हैं क्या लिखा है, इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। सर किसके लिए है? फॉर दी पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर दी एक्ट, जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और अब कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं, तो अगले साल आ पाएंगे उनको, लेकिन बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं सीएमपी 02 फाइल करके। कब सर? अगला साल शुरू होने से पहले, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर विच स्कीम इज ऑप्टेड फॉर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए स्कीम ऑप्ट कर रहे हो, उसके शुरू होने से पहले सीएमपी 02 भर के बता दो। और कंडीशन तो चेक कर ही लेना कि आ भी सकते हो कि नहीं, 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख। अब मैं 3 चीजें बोल रहा हूं, आपके दिमाग में चला गया, 1.5 करोड़ 75 लाख गुड्स वगैरह के लिए या रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, 50 लाख बाकी सर्विस वाले के लिए, वो तो चेक कर लेना। उससे ज्यादा टर्नओवर तो जा ही नहीं सकते, उससे कम है तो आपकी मर्जी है, आना चाहो तो आ जाओ, बट साल शुरू होने से पहले सीएमपी 02 भर देना। एक दो क्लाइंटों के साथ हुआ, पहले नहीं आए थे वो क्लाइंट, बाद में आए 2-3 अप्रैल को, उन्होंने कहा सर हम कंपोजिशन में आना चाह रहे हैं। आप थोड़ी ना आ पाओगे भैया, अब आओ अगले साल आओ। बात समझ में आ गई? हाँ, डाउट आ गया, बताइए। अच्छा, वेरी गुड। कह रहे हैं सीएमपी 02, जैसा कि सर आपने बताया कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले भरना है, तो मार्च में ही भरना जरूरी है। जैसे अप्रैल से हम आना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले, यानी मार्च में ही भरना है कि उससे पहले ही भर सकते हैं? पहले भी भर सकते हैं, बट एज अ प्रोफेशनल हम आपको एडवाइस करेंगे मार्च तक का वेट करिए, क्योंकि आप मार्च तक का जब वेट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा उस साल का आपका टर्नओवर था कितना। अगले साल अगर आप आ रहे हो तो भई इस साल का टर्नओवर उस लिमिट से कम होना चाहिए ना। तो तुमने मान लो पहले ही जनवरी में भर दिया या और सितंबर में भर के बैठ गए अगले साल के लिए, तुम्हें टर्नओवर कैसे पता? क्वेश्चनेबल है ना वो चीज। फिर तो हम लोग यही बताएंगे कि आप मार्च का वेट करिए, 28, 29, 30, 31 मार्च तक भर दीजिए, ठीक है। तब तक पता चल जाएगा एक लमसम कि यार अभी 30 ही लाख का टर्नओवर हुआ है, 2-4 दिन में क्या है 20 लाख का हो पाएगा। समझ में आ गई बात? ओके सर, और काहे के लिए? ये तो बात समझ में आ गई। ओके बेटा, सीएमपी 03 काहे के लिए होता है? सीएमपी 03 में जो इंसान कंपोजिशन स्कीम में आ गया, कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद, कंपोजिशन स्कीम में आ गए, उसमें आने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर गवर्नमेंट को यह बताना पड़ता है उस इंसान को, सीएमपी 03 में वो इंसान भरता है सीएमपी 03, गवर्नमेंट को यानी डिपार्टमेंट को बताता है कि कितना उसके पास स्टॉक या इनवर्ट सप्लाई ऐसी हैं जो खरीदा उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, कितना स्टॉक वगैरह उसके पास ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो खरीदा। अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब किससे खरीदा? जो जीएसटी में लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। गवर्नमेंट देखो जबरदस्ती इसका क्या करेगी, लेकिन कह रही है हमें डिटेल चाहिए, मैं बता दूं, तो भाई बताना पड़ेगा। तो सीएमपी 03 किनको भरना है? जो ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में आ गए, लेकिन जैसे ही आए कंपोजिशन स्कीम में उसके 90 दिनों के अंदर अंदर भर दें, कल भरना चाहे कल भर दें, परसों भर दें, 90 डेज तक भर दें। क्या बताना के लिए कि साहब जब हम कंपोजिशन स्कीम में आए थे तब मेरे पास कितना स्टॉक या कितनी परचेजेस ऐसी पड़ी थी जो हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा था। फिर गवर्नमेंट उसका क्या करेगी वो गवर्नमेंट जाने। ठीक है सर। सर हाँ बेटा, सर आपने जैसा ऊपर बताया था, क्या बताया था सर? आपने बताया था कि मान लो कोई इंसान कंपोजिशन स्कीम में आ गया, हाँ बेटा, तो सर फिर आपने बताया था कि फिर उसको ना टैक्स 1% देना है या 5% देना है, या सर्विस वाला है तो 6% देना है। लेकिन
वो 1% दे रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ ब्रीच हो जाएगा या 75 लाख ब्रीच हो जाएगा या सर्विस वाला 50 लाख ब्रीच हो जाएगा, वैसे ही उसके लिए कंपोजिशन स्कीम के दरवाजे स्विच ऑफ हो जाएंगे और रेगुलर स्कीम में आ जाएगा। हाँ बेटा, सर ये बात गवर्नमेंट को हमें बतानी पड़ेगी कि नहीं? अरे बताओगे, आप ही बताओगे। सर क्या भर के बताएंगे? CMP 04। सर ये क्या है? CMP 04 में हम गवर्नमेंट को इंटीमेट करेंगे कि हम बाहर आ रहे हैं। कहां से? कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर रहे हैं। इंटीमेशन या एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। सर कितने दिनों के अंदर बताएंगे? जैसे ही तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से बाहर निकल गया या 75 लाख से बाहर निकल गया या सर्विस वाले तो 50 लाख से बाहर चला गया, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर बता देना है। बताने के लिए किसी को फोन नहीं करना, कहीं डिपार्टमेंट में नहीं जाना। क्या भरना है? ऑनलाइन CMP 04 भरना है। जीएसटी पूरा ऑनलाइन है, ऑटोमेटेड है। समझ गए? ये सब फॉर्म आपसे पूछेगा है ना कि विड्रॉल के लिए क्या भरना है। आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, प्रॉपर ऑफिसर वगैरह, उनको आपसे कोई दिक्कत है या उनको लग रहा है आप कोई कंडीशन नहीं पूरी कर रहे हैं या आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई भी ऐसे केस, तो वो आपको कारण बताओ नोटिस भेजेगी, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं इंग्लिश में शो कॉज नोटिस, SCN। उसको लग रहा है कोई चीज, कैसा ऐसा हुआ, तुम कंपोजिशन स्कीम में कैसे रजिस्टर्ड या कुछ भी, या हमें तो लगता है तुम्हारा टर्नओवर पिछले साल का इससे ज्यादा था 1.5 करोड़ से, कैसे आ गए, कारण बताओ नोटिस भेजेगी। नोटिस किस फॉर्म में भेजेगी? उसका है CMP 05, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस को हिंदी बोलते हैं कारण बताओ नोटिस। कब भेजेगा? ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स और एक्ट। अगर आपने एक्ट को कॉन्ट्रावेन किया है, तोड़ा है, रूल्स को तोड़ा है, कौन भेजेगा नोटिस? पड़ोसी नहीं भेजे, कौन? प्रॉपर ऑफिसर, GST ऑफिसर। सर कब भेजेगा? जब आप कॉन्ट्रावेंशन करेंगे, इसकी कोई ड्यू डेट थोड़ी ना होगी। तो आप क्या चाहेंगे, नोटिस आए कि ना आए? ना आए। लेकिन अगर आ गई तो उसका जवाब दोगे कि उसको फाड़ फोड़ के फेंक दोगे? जवाब दोगे। जवाब किस में दोगे? GST CMP 06 में आप उसका जवाब दोगे, रिप्लाई टू द नोटिस टू शो कॉज। सर कब तक जवाब दें? 15 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम सर्विस ऑफ सच नोटिस। सर्विस समझते हैं? एक होता है इशू, एक होता है सर्विस, सर्व होना। इशू मतलब जब उसने आपके यहां भेजी थी, जब उसके पास से निकली थी, और सर्विस मतलब होता है जब आपको मिली थी। जब आपको मिली है शो कॉज नोटिस, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई कर देना, बता देना जो वो कह रहा है। आप अपना जस्टिफिकेशन, अपना भी पक्ष रखोगे ना, फिर आप अपना पक्ष रखोगे, आपने बता दिया। कौन से फॉर्म में बताया? GST CMP 06 में बताया। उसके बाद वो चेक करेगा आपने क्या जवाब दिया। या तो आपका जवाब उसको स्वीकार होगा या नहीं स्वीकार होगा, जो भी होगा फिर वो अपना आपको फाइनल ऑर्डर देगा। और किस में देगा? CMP 07 में देगा। ऑर्डर देगा, या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका जो जवाब था, रिप्लाई थी, या रिजेक्शन कर देगा आपकी जो रिप्लाई थी शो कॉज नोटिस की। सर कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर। जब आपकी रिप्लाई मिली उसके 30 दिनों के अंदर अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई है? यहीं पे मैं आपको ना 2 फॉर्म और लिखवा देता हूं, लिख लो। सर कौन सा लिख ले? GST CMP 08 लिख लो। GST CMP 08। सर किसके लिए? फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। जो GST का पेमेंट करोगे ना हर क्वार्टर में, अप्रैल में, जून का, जुलाई में 18 जुलाई तक, जुलाई का सितंबर का 18 नवंबर तक, नहीं सॉरी, जुलाई का सितंबर का 18 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 18 जनवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च का 18 अप्रैल तक। वो किस में होता है? GST CMP 08। ये एक तरीके से चालान कम स्टेटमेंट होता है। चालान, चालान है जिसमें टैक्स जमा हो रहा है, स्टेटमेंट थोड़ा बता करके क्या क्या चीजें थी उसमें टैक्स जमा होता है। सर कब तक जमा होता है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स? बताया तो नहीं बेटा? विद इन 18 18 days, within 18 days from the end of the quarter, from the end of the quarter, क्वार्टर लिखा है विद इन 18 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। जैसे ही क्वार्टर आपका खत्म हुआ,
अप्रैल मई जून का तो 18 जुलाई। आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो 18 जुलाई तक टैक्स जमा करना है, जो भी 1%, 5%, 6% जो भी बन रहा है, जुलाई का, सितंबर का, 18 अक्टूबर तक ऐसे जमा करना है। ठीक, इसके अलावा एक और लिखवा देता हूं, इन लोगों को जो रिटर्न भरना होता है, ये सब जीएसटी रिटर्न नहीं है, तो डिटेल है, इंटीमेशन है, टैक्स जमा करना, ये रिटर्न नहीं। रिटर्न मतलब होता है कि पूरा ब्यौरा बता रहे हैं कि पूरे साल में क्या क्या हुआ, कितना टर्नओवर था पूरे साल का, क्या क्या चीजें थी, इनको एनुअल रिटर्न देना होता है। आप चाहो तो आपके नीचे इसी में जगह हो तो आप नीचे लिख लेना, मैं साइड में लिखवा दे रहा हूं, चलो नीचे ही लिख दे रहा हूं। इनको रिटर्न भरना होता है, 9th वाला लिख दे रहा हूं, जिस रिटर्न का फॉर्म होता है जीएसटी R4, कंपोजिशन स्कीम वाले का रिटर्न जाता है जीएसटी R4 में। ये है क्या सर, काहे का है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, एनुअल रिटर्न लिखो डिस्क्रिप्शन में। सर कब तक जाता है, 30th अप्रैल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर का जाना है 30th अप्रैल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का जाना है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 30th अप्रैल तक, 30th अप्रैल फ्रॉम द एंड ऑफ, अप टू लिख दे रहा, अप टू या विद इन 30th अप्रैल फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर मतलब जैसे ही जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जाना है, 2021 2022 का, तो 2022 जब खत्म हुआ, कब खत्म हुआ सर, 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद अब जो अप्रैल आएगी, जब साल खत्म हो जाएगा तभी तो बेच पाएंगे क्या हुआ था पूरे साल में, तब तक जाना है 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2022 तक। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2022। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, अब जो 22-23 आएगा फाइनेंशियल 22-23, 30 अप्रैल 2023, 22-23 खत्म होगा 31 मार्च 23 में, तो 30 अप्रैल 2023। इनको साल में एक ही बार रिटर्न भरना है। तो आप देख सकते हैं कितने कम फॉर्म है। सर कम कहां, इतने सारे हैं? अरे नहीं, इतने सारे नहीं, आपको बताऊं, देखो जब आप पहली बार आए होगे, अगर माइग्रेट होके, तो सीएमपी 01 एक ही बार भरा होगा ना, हर बार थोड़ी ना भरना है। और अगर आप माइग्रेट होके नहीं आए, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, तो सीएमपी 02 भरना है, एक ही बार भरना है। फिर 03 भी एक ही बार तो भरना है, हर बार थोड़ी ना भरना है, 90 दिनों के अंदर बताना है जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, बार बार थोड़ी ना। सीएमपी 04 तो अगर विड्रॉ करोगे तो भरना है, नहीं तो भरने की जरूरत ही नहीं। 5, 6, 7 तो तब बात आएगी जब तुम्हें कुछ ऐसा करोगे कि तुम्हें शो कॉज नोटिस वगैरह मिले, तो हर बार हर क्वार्टर में सीएमपी 08 जाएगा, इजी होता है, टैक्स इसी में जमा होता है। हम लोग हालांकि प्रोफेशनल लोग किसी से बोलते नहीं कि इजी होता है, इजी बोलेंगे तो क्लाइंट खुद ही काम कर लेगा, हमारे पास क्यों आएगा, आपको भी सिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, और साल के आखिरी में जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न आपको देना होता है, जब मार्च खत्म हुआ तो 30 अप्रैल तक। ये बात हो गई भैया कंपोजिशन स्कीम के लिए। ठीक, नेक्स्ट टर्न में नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जीएसटी में, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो कंपोजिशन स्कीम अच्छे से पढ़ के आना, बढ़िया से, सुंदर से। थैंक यू सो मच।